are you married, are you not married, which route you actually took to came to the United Kingdom, are you are having any dependent children with you, wife with you. यानी ये वो सारे सवाल हैं जो उन्होंने अपने रिकॉर्ड के लिए पूछने होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि आप कब पहले आए हैं, कौन सा रूट आपने इस्तेमाल किया था, डायरेक्ट यूके में आए हैं या रास्ते में किसी सेफ कंट्री में आपका स्टे था, आपके पेरेंट्स का नाम पूछेंगे, आपके जो कोई सिबलिंग्स हैं वो पूछेंगे कितने हैं, इस तरीके से वो आपसे ये सवाल पूछेंगे। तो इन सवालात के जवाब आपने देने हैं, ऑब्वियसली आपको पता है सारा। फिर उसके बाद ब्रीफली ऑब्वियसली दे विल आस्क यू कि व्हाई यू डू नॉट वांट टू गो बैक टू योर कंट्री, इस मीन व्हाई यू वांट टू क्लेम असाइलम। तो इस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है कि ब्रीफली आपने उनको बताना है कि व्हाई यू डू नॉट एबल टू गो बैक टू योर कंट्री एंड व्हाई यू विश टू क्लेम असाइलम, कि आपने ब्रीफली आपके केस का जो बेस है, बुनियाद है, वो आप उनको बताएंगे कि जनाब ये बुनियाद है। जैसे अगर आपका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन की बेस के ऊपर है, आपके कोई रिलीजन की बेस के ऊपर है, नेशनैलिटी की वजह से है, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप की वजह से है, तो ऐसे अगर कोई सवालात की वजह से आपका है तो आप उनको बताएंगे ब्रीफली। ये कोई क्योंकि बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, यानी ये जो दूसरा इंटरव्यू है उसके ऊपर किसी दिन फिर भी बात करूंगा, क्योंकि ये ब्रीफ दोहराने का प्रोग्राम होता है। तो इसमें ये है कि वो सिर्फ आपसे इतना ही पूछेंगे। तो ये आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। इस स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद फिर ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने आपके बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ लिए होते हैं, तो दे विल इश्यू यू ARC कार्ड। ARC यानी इसको असाइलम रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कह सकते हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कह सकते हैं। ये फिर आपकी एक आईडी बन जाती है, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा होता है कि ये इस बंदे का नाम है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसको क्या काम करने की इजाजत है या नहीं है। तो दीज ऑल डिटेल्स विल बी ऑन योर ARC कार्ड। तो ये आपका ARC कार्ड है, दैट विल बी योर आइडेंटिटी, कि अगर आपने कहीं हॉस्पिटल में जाना है, कहीं आपने और कोई काम करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस ARC कार्ड। So this is actually a process and the purpose of screening interview. I hope I answer your question. Thank you so much, Mr. Zahid Chaudhary. Our next question is, can a person apply for Thai to work visa while having a pending visa application in UK? Okay. Question is, if someone is having any pending application and wish to switch to a work-related visa, any work-related visa, we can say this one like a tier 2 skilled worker visa, is include care workers and these sort of things. सवाल ये है, क्योंकि ये हमारे जो देखने वाले हैं बहुत सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में, तो मेरी कोशिश होती है कि अपनी जबान में भी ये बात समझाई जाए ताकि हमारा जो एक्चुअल क्लाइंट बेस है उनके साथ हमारी बात पहुंची जाए। देखिए, एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, वो फार्मूला, वो प्रिंसिपल आप अपने जहन में रखते हैं। देखिए, वो प्रिंसिपल क्या है, वो ये है कि if you made your application while you were having a valid leave to remain in the United Kingdom, यानी आप ओवरस्टे नहीं हुए चुके थे, आपका वीजा एक्सपायर नहीं हो चुका था। अगर आपने अपनी लीव टू रिमेन अपने वीजे के दौरान उससे पहले, एक्सपायरी से पहले कोई एप्लीकेशन आपने जो है वो की थी और वो पेंडिंग है, तो ऐसी सूरत हाल में आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप उसमें अगर आप लेट्स सपोज करें कि आपने कोई FLRFP की एप्लीकेशन जो है वो डाली हुई है, या आपने कोई असाइलम क्लेम किया था, लेकिन वो जब भी आपने क्लेम किया था उस वक्त आपके पास वैलिड लीव मौजूद थी। अगर आपके पास लीव मौजूद थी तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरस्टे हो चुके थे या किसी वजह से आपकी जो लीव है वो कर्टेल हो चुकी थी, तो ऐसी सूरत हाल में फिर किसी भी, यानी जो बंदा ओवरस्टे हो गया है, उसकी लीव कर्टेल हो चुकी है, उसके पास कोई वैलिड लीव नहीं है,
तो वो किसी भी और कैटेगरी में स्विच नहीं कर सकता। ये तो क्योंकि क्वेश्चन वर्क रिलेटेड था, लेकिन ये है कि वो किसी भी जो कैटेगरी है, चाहे वो स्पाउस वीजा हो चाहे और कोई वीजा हो, उसमें वो स्विच नहीं कर सकता। ये जहन में रखिए। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। जी उमर। Thank you so much. Our next question is, if a child is born in UK and it has been 7 years, will he able to apply for 2.5 year visa or indefinite leave to remain? Thank you, Umar. Our next question is, if a child is born in the UK and has now completed 7-year residency in the United Kingdom, so whether he will apply for 2.5-year visa or leave to remain or indefinite leave to remain. यानी अगर एक बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है और उसको अब यहाँ रहते हुए 7 साल पूरे हो गए हैं, तो ये बच्चा जो है वो अब 2.5 साल के लीव के लिए अप्लाई करेगा या इनडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करेगा। ये सवाल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफी दफा ये लोग जो है सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस सवाल के जरिए बहुत सारे लोगों का फायदा जो है वो हो जाता है। अच्छा देखें, इसको हम कहते हैं प्राइवेट रूट। और अब क्योंकि होम ऑफिस ने जो है वो एक अलहदा से अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ, एक अलहदा से प्राइवेट लाइफ का जो अपेंडिक्स है वो इंट्रोड्यूस कराया है। ये पहले इमिग्रेशन रूल्स के अंदर एक रूल होता था 276 ADE, तो उसके तहत ये सारी प्राइवेट लाइफ को डील किया जाता था। अब क्योंकि अपेंडिक्स प्राइवेट लाइफ जो है वो सेपरेट इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, हालांकि चीजें वही हैं जो पहले इमिग्रेशन रूल्स 276 AD में होती थी। अब इसमें यह है कि अगर कोई बच्चा जो है वो यहाँ यूके में पैदा हुआ है, ये जहन में रख लीजिएगा, यूके में पैदा हुआ है और अब उसकी जो रेजिडेंसी है वो 7 इयर्स हो गई है, यहाँ पे 7 साल तक, वो 7 साल से रह रहा है, तो अब वो शख्स जो है, अब वो जो बच्चा है वो अप्लाई करेगा फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। ठीक है जी, यानी ILR के लिए, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। Now, if a child born in this country and has completed 7-year residency, then that child would apply indefinite leave to remain. Okay, so he doesn't need to apply for 2.5-year leave. You must understand and differentiate these two things. Number one, if a child born in this country and if a child actually came in this country. Obviously, if a child actually came in this country while he or she was a child, and now that child has spent 7 years in this country, then that child who actually came in this country will not be able to make a direct application for ILR. First, that child need to make an application for 2.5 years, and after completion of 5 years, then that child will be entitled to make an application for ILR. But if a child born in this country, अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो उसको 5 साल वेट करने की जरूरत नहीं है इंडेफिनेट के लिए, वो डायरेक्टली उसकी जो पहली ही एप्लीकेशन होगी वो होगी फॉर इनडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। अच्छा, एक इसमें और मैं बात क्लियर कर रहा था, चलो, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं येस और नो में जवाब नहीं देता। मेरी कोशिश ये होती है कि जिसने सवाल पूछा है उस बेचारे को समझ तो आ जाए ना। अब अगर एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो वो तो इंटाइटल है ILR के लिए, वो एप्लीकेशन करेगा ILR के लिए, लेकिन अगर उसके साथ उसके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, तो उनकी ILR की एप्लीकेशन नहीं होगी, ये जहन में रख लीजिएगा। यानी उनकी जो एप्लीकेशन होगी वो होगी फॉर 2.5 ईयर। ओके, अगर हम ये साबित करते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं अब दे आर हैविंग अ जेन्युइन एंड सब्सिस्टिंग पेरेंटल रिलेशनशिप विद दैट क्वालिफाइंग चाइल्ड, जिसने 7 इयर्स पूरे कर लिए हैं और यहाँ बॉर्न हुआ है, तो वो फिर उन दूसरे सिबलिंग को जिन्होंने अभी 7 इयर्स पूरे नहीं किए और ये जो पेरेंट्स हैं इनको फिर 2.5 ईयर का वीजा मिलेगा और वो 10 इयर्स के रूट पे होंगे, और 10 ईयर रूट के बाद जो है वो पेरेंट्स जो है उनको ILR या इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो मिलेगा। आई होप कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ जो है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्यों भाई उमर, इसमें कोई और चीज रह तो नहीं गई? Is there anything left in this question? Mr. Zaid Chaudhary, that's a very detailed answer. I hope our viewers are very satisfied with it.
Let's move to the next question. The next question we have is about legal age requirement of marriage. And could you please highlight what is the legal age requirement of marriage in UK? Yes. It's still there is a little bit confusion. Sometimes people say, okay, there is a requirement, required age for purpose of immigration is 21 years. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक दफा हुआ था कुछ साल पहले जो है हुकूमत ने जो है दे हैव इंक्रीज दिस एज के इफ यू वांट टू गेट मैरिड so your legal age must be for a period of for a year for 21 years. But now law has changed now, so the legal age for getting married in the UK is 18 years for the purpose of immigration. ठीक है, यानी अगर आप 18 साल से हैं, दोनों जो पार्टीज हैं मैरिज की, उनकी एज जो है वो 18 साल होनी चाहिए, और फिर इसलिए वो जो है वो शादी उनकी यहाँ पे रजिस्टर हो सकती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बात मैं साथ साथ बताता चला जाऊं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी क्लैरिफिकेशन बड़ी जरूरी होती है। मसलन यहाँ पे 16 ईयर एज वाला जो पार्टीज है वो भी मैरिज रजिस्टर करा सकती है, ठीक है, लेकिन विद द कंसेंट ऑफ देयर गार्डियन और पेरेंट्स। अगर उनके पेरेंट्स या गार्डियन जो है वो कंसेंट करते हैं उस मैरिज को, तो फिर भी जो वेडिंग एज जो है वो 16 ईयर्स भी है, वो 16 ईयर्स पे भी फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बट फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन, अगर उन पार्टीज में से कोई एक जो है वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है, तो फिर वो उस वक्त तक एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे जिस वक्त तक जो है वो पार्टीज की एज जो है वो 18 ईयर एटलीस्ट नहीं हो जाएगी। ये मैरिज तो आप रजिस्टर कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर गार्डियंस, इफ यू आर व्हेन यू आर इवन 16 years of age, but you will not be able to make that application for immigration purpose until you reach the legal age of 18 years. Okay? तो इसी तरीके से देखें, अगर सपोज करें कि ये भी, क्योंकि ये हमारी अपनी प्रैक्टिस में ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो सामने आती रहती हैं, तो उसमें ये भी एक चीज अपने जहन में रख लीजिएगा कि मतलब सपोज करें कि कुछ लोगों ने पाकिस्तान में शादी कर ली जनाब 16 साल की एज के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी शादी जो है वो 16 साल वाली जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और वो शादी जो है वो वहां पे रजिस्टर भी हो गई वहां पे। अब वहां से अगर यहाँ के किसी स्पाउस ने उस शख्स को बुलाना है, तो वो उस वक्त तक नहीं बुला सकेगा, उस वक्त तक एप्लीकेशन नहीं हो सकेगी जब तक के एज जो है वो 18 साल की ना हो जाए, ठीक है। यानी इसमें बड़ा बारीक सा लीगल पॉइंट है कि अगर आपकी शादी उस कंट्री के अंदर 18 साल से कम उम्र में भी आपकी मैरिज रजिस्टर हो सकती है, तो मैरिज तो आप जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन फॉर पर्पस ऑफ इमिग्रेशन यू कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन अंटिल यू रीच द एज ऑफ 18। हाँ, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें आप 18 साल से या 21 साल से नीचे तो शादी रजिस्टर कर ही नहीं सकते। तो ये एक डिफरेंस जो है लोगों के लिए समझना बड़ा जरूरी है कि ये फर्क क्या है। तो इसलिए इस सवाल का मैंने थोड़ा डिटेल से जवाब दे दिया है ताकि लोग जो है उनको समझ आ जाए कि ये लीगल एज फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन जो है वो क्या है, ठीक है, और फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या है। तो वो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो डिपेंड करती है फॉर द लॉज ऑफ दैट कंट्री ऑफ योर ऑरिजिन, कि वो वहां पे रजिस्ट्रेशन की क्या एज है, कौन सी एज पे शादी जो है वो रजिस्ट्रेशन उसकी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर उस कंट्री में 16 इयर्स की एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर आपकी वैलिड मैरिज है वो ही नहीं, तो फिर तो वो मसला क्रिएट हो जाएगा। इसलिए you must be very careful for this. Agar if you're not sure about this one, I may suggest that you should consult with some person, some solicitor who knows all these. I hope I answered this question. Thank you so much, Mr. Zahid Chaudhry. And the next question we have is about
EU settlement scheme. Person has been convicted and he want to apply for British citizenship. Could you please highlight the options available for him? Yes. Okay. If someone is having a conviction and now want to make an application for citizenship, can that person make that application? There is a one of the requirements of citizenship is that you must be a person of a good character. But unfortunately, this good character has not been defined yet. Okay. अब ये एक रिक्वायरमेंट है जी। सवाल ये है कि अगर आपकी कन्विक्शन है, कोई आपको जुर्माना हुआ है, कोई सजा हुई हुई है और आप ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीज सिलसिला। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट जो है, जो मैंने कहा है कि ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए एक रिक्वायरमेंट ये है कि आप जो है वो पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बहुत सारी चीजों को जो है वो गुड कैरेक्टर में शामिल कर लिया हुआ है। अच्छा, इस तरीके से आप देखें कि अगर आपकी कोई सेंटेंस हुआ है तो वो सेंटेंस की नेचर सबसे पहले देखी जाएगी कि क्या वो कस्टोडियल सेंटेंस है, क्या वो कम्युनिटी सेंटेंस है, क्या वो कॉशन है, क्या वो सिंपल वार्निंग है। ये सारी चीजें जो है वो देखना जरूरी है। लेकिन एक बात इसमें ज़हन में रखें, और इसी तरीके से ड्राइविंग ऑफेंसेस जो है वो भी उस पे मौजूद है। अब अगर आपका लेट्स सपोज करें कि आपको कन्विक्शन हुई थी जनाब 1 साल की, कस्टोडियल सेंटेंस था, तो इसमें आप लोग ये समझते हैं कि जिस दिन कस्टोडियल सेंटेंस खत्म हुआ उस दिन जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, तमाम जो सेंटेंसेस हैं उनके फिर हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन एक्ट। उस रिहेबिलिटेशन एक्ट में फिर एक ड्यूरेशन दी हुई है कि ये कब समझा जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ नेशनैलिटी एप्लीकेशन के इस बंदे ने रिहेबिलिटेशन पीरियड जो है वो भी पूरा कर दिया है। ठीक है, तो ये रिहेबिलिटेशन पीरियड का पूरा होना जरूरी है। मसलन उसके एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूं। मसलन आपको अगर ड्राइविंग के ऊपर अगर आपको 3 पॉइंट लगे हुए हैं, 6 पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन ये पॉइंट जो है वो खत्म होंगे तो आप जो है वो इसके बाद भी इसका जो रिहेबिलिटेशन पीरियड है इस साल का वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके इसी तरीके से अगर आपको फाइन है सर्टेन अमाउंट से ज्यादा, तो वो फाइन अगर आपने पे भी कर दिया है तो उसका भी रिहेबिलिटेशन पीरियड है, वो जब पूरा होगा तो फिर आप करवाएंगे। हाँ, मसलन देखें सिंपल कॉशन है या वार्निंग है या ऐसा है, तो ये इसके लिए रिहेबिलिटेशन पीरियड जो है वो उस तरह से नहीं होता। वो जैसे ही वार्निंग खत्म हो गई, जैसे ही कॉशन खत्म हो गया, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब सवाल करने वाले क्योंकि हमें बड़ी डिटेल में सवाल नहीं जवाब भेजते, हमें पता नहीं चलता कि नेचर ऑफ जो है वो सेंटेंस क्या है। तो अगर नेचर ऑफ सेंटेंस हमें पता हो कि उसकी क्या वो कस्टोडियल सेंटेंस है, क्या वो सिंपल कम्युनिटी वर्क है, इस तरह की बात, तो इसके ऊपर फिर हम किसी दिन और जो है पूरा प्रोग्राम ही इसी के ऊपर कर देंगे कि किस सेंटेंस का रिहेबिलिटेशन पीरियड जो है वो कितना है। तो इसलिए, लेकिन एक ही बात इसमें ध्यान में रखें कि देखें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसके पास डिस्क्रेशन जरूर मौजूद है कि आप एप्लीकेशन करें, ठीक है, और उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये डिसाइड करेगा, अभी आजकल तो करेगी, कि जनाब क्या स्टिल अगर आपकी कोई इतनी बड़ी कन्विक्शन नहीं है, ठीक है, तो क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करके आपको नेशनैलिटी की एप्लीकेशन ग्रांट कर सकता है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये इख्तियार जरूर मौजूद है कि आपका सेंटेंस होने के बावजूद या आपकी इस तरीके से ड्राइविंग ऑफेंसेस जो है, स्पीडिंग का है या इसी तरीके से आपकी लाइट काम नहीं कर रही थी या इस तरह से,
तो इस सूरत हाल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये इख्तियार या डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं वो मौजूद है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट कर सकता है, या अगर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, ये ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट 1981 के अंदर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसकी जो पावर्स हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको फिर भी ग्रांट कर सकता है। तो जब भी आप सवाल भेजें तो कोशिश करेंगे साथ अगर कोई ऐसी बात हो, लोग क्योंकि इन चीजों को हाईलाइट करना भी नहीं चाहती, तो एक जेनेरिक से सवाल का जवाब जो है वो मैंने दे दिया है। थैंक यू। Thank you so much. The next question we have is about family matters where a person has been divorced and they have basically two kids together, and the wife is not letting the husband see the kids. So, what are the available options for? Thank you very much. This question is relating to our family law. So I am happy that the people not only asking their question relating to immigration laws, but they are also asking the question regarding other areas of law. That's the reason why I always say if you want to ask any question relating to any area where I practice, like whether that is about wills and probate, family law, which includes children matter like a contact order, custodial order, custody order, specific issues orders, divorce. So please feel free. I take time out for you, so you should take a full advantage of this my this time. So this question is the parties are divorced now, and one party's mother is not letting the father to see the kids. What options are available? So one basic principle you should understand. If you are a biological father or you are having a parental responsibility, okay, then you have a right to see or meet or contact your children. ये जरा जेहन में रख लें कि बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आपके पास पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आपका नाम जो है वो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर है, ठीक है, या कोर्ट का कोई ऑर्डर है जिसमें आपके पास पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जैसे मैंने कहा बायोलॉजिकल पेरेंट हैं, तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि नो वन कैन स्टॉप यू। अब इसमें मसाइल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होते हैं कि जो पार्टीज होती हैं अपने ईगो की वजह से, जनाब मैं की वजह से जो है वो ये प्ले कर रही होता है एक्चुअली क्या होता है कि अल्टीमेट विक्टिम जो होते हैं वो बेचारे इनोसेंट बच्चे होते हैं। अब मैं इसकी मॉरल साइड पे तो नहीं जाता, अब क्योंकि सवाल उन्होंने पूछा कि व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल। The first things, obviously, I will suggest as a, because I also do a practice of family law, I may suggest try to resolve your issue through mediation. Involve qualified mediators to resolve these issues. In my practice, I saw that in many cases, when we involve mediation, we resolve our issues because sometimes, believe me, there are very sort of a petty issues, very small issues, and this is only the ego. People want to let the other party down, uh, which is very unfortunate. So first the option is obviously involve mediation. Okay, look, पहले सबसे पहला स्टेप आप मीडिएशन जो है उसको इन्वॉल्व करें। कोई क्वालिफाइड मीडिएशन हो जाए तो वो, अगर हाँ उससे पहले अगर कोई फैमिली मीडिएशन हो सकती है तो आप फैमिली के जो अफराद हैं उनको शामिल करके भी मीडिएशन की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देन आस्क योर लॉयर, आस्क योर सॉलिसिटर टू कॉन्टेक्ट योर स्पाउस, योर एक्स स्पाउस, एक्स पार्टनर, to let your ex partner, look, our client wants this, want to see the kids once a week, twice a week, want to have a shared custody, these sort of things. So obviously the solicitor will inform your ex partner
what their client want to do. यानी दूसरा स्टेप जो है वो कि आप अपना सॉलिसिटर जो है उसको हायर करें और उसके जरिए फिर ये आप जो है वो करें, आप कोशिश करें कि उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। अब अगर ये सारी चीजें, ये दोनों स्टेप, मीडिएशन और ये सॉलिसिटर के थ्रू भी काम नहीं होता, तो फिर ऑब्वियसली लॉ के अंदर ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि देन यू कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट। ठीक है, तो ये अब डिपेंड करता है कि आप क्या बच्चों की कस्टडी चाह रहे हैं या बच्चों को सिर्फ मिलने का जो है वो करना चाह रहे हैं। तो ये फिर आप अंडर सेक्शन 8 जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अंडर चिल्ड्रन सेक्शन 8 ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट पहले है कि आप पहले मीडिएशन कर लें। तो बल्कि जब हम सेक्शन 8 की एप्लीकेशन करते हैं तो उस पर हमें एक सर्टिफिकेट देना होता है कि हाँ हमने मीडिएशन ट्राई किया है लेकिन उसका वर्कआउट नहीं हुआ। देखिए इसमें एक दो चीजें आप जरा ज़हन में, तो वो फिर आप एप्लीकेशन करेंगे, देन द कोर्ट विल डिसाइड। एक चीज ज़हन में रख लें कि कोर्ट ने ये देखना है कि व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। बल्कि जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है चिल्ड्रन एक्ट में वो है पैरामाउंट, यानी ऊंचा। कौन सा जो बच्चों के राइट है वो पैरामाउंट है। ये बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन नहीं होती, ये बच्चों के इंटरेस्ट देखना। तो जो भी बच्चों के इंटरेस्ट होंगे उनको सामने रखते हुए जो है वो कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर मिलना चाहिए, कस्टडी मिलनी चाहिए, शेयर कस्टडी जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, in my practice, where the element of domestic violence is involved, then obviously courts are reluctant to award direct contact. यानी अगर कहीं कोई डोमेस्टिक वायलेंस, मार कुटाई, गाली गलोच का आंसर जो है वो इन्वॉल्व हो, तो ऐसी सूरत हाल जो होती है उसमें कोर्ट जो है वो डायरेक्ट आपको जो है वो यानी इनिशियली वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट शायद ना दे। ठीक है, तो आपको इनडायरेक्ट मिल सकता है, या आपको कहा जाता है अच्छा जी ये एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट जो है कंट्रोल करने की जो कोर्सेज है वो कर लें आप, और उसके बाद फिर दोबारा से कोर्ट की तरफ चले जाए। तो अल्टीमेटली फिर ये है, तो ये मैंने जैसे कहा है कि अगर बहुत को सीरियस एलिगेशंस हो तो फिर ही कोर्ट जो है वो कांटेक्ट जो है उसको डिनाई कर सकती है, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट को। अदरवाइज इनडायरेक्ट कांटेक्ट तो अगर आपके पास पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा सुपरवाइज कॉन्ट्रैक्ट भी कांटेक्ट भी होते हैं। तो देयर आर टू मेनी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, मीडिएशन थ्रू सोलिसिटर्स, थ्रू प्राइवेट पीपल, एंड देन गो टू द कोर्ट। और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मसाइल है, लेकिन जिस तरह से मैंने ये पहले कहा है कि देखिए ये बच्चे क्योंकि इसके अंदर अननेसेसरी जो है वो इस ईगो की लड़ाई में सफर करते हैं, तो कोशिश करें कि दोनों पार्टीज जो है वो अपनी ईगो को नीचे रखें, इल्जामात जो है वो एक दूसरे पे लगाना जो है वो छोड़ दें। जब आपने डिसाइड कर लिया ठीक है कि यू गो योर वे, आई गो माय वे, so in that case obviously let the children should know about both of their parents, which is the children right under the Children Act. So you cannot take their right away from children. So you must think about the paramount interest of your children. Believe me, if you will accommodate your children, that will pay you in future. But if you will poison their innocent mind and innocent brain, believe me, the children will affect, and ultimately you will also affect. I hope I answered this question. Umar, I think because I took a lot of questions today, that was a brief period of time for this program. So do we have any other more question, or we answer all questions now? Thank you so much, Mr. Zahid Chaudhry. That's the end of today's section. It's a pleasure to having you on this today's show today, and we hope that the viewers are happy with all the questions we answered. And but we like to say that if you have any further questions, please do not hesitate to contact us. We are here to help you out, so you can contact us anytime on WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram. And if there is any inquiry, you can also email us. All details are provided at the end of this video. Take care of yourself. Allah Hafiz. Fi amanillah.
क्या आप यूके में विजिट वीजा पर आना चाहते हैं? क्या आप काम या बिजनेस के जरिए यूके की इकोनॉमी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बीवी या शोहर को यूके में बुलाना चाहते हैं? क्या आप यूके के आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप यूरोपियन नेशनल हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को यूके बुलाना चाहते हैं? क्या आप अपने वालिदैन को यूके में अपने साथ सेटल करना चाहते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए देखते रहें यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी।